Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 23rd of February 2024 एंड आल्सो जी आपको जुम्मा मुबारक। इस लेक्चर के दौरान हमारा फोकस रहेगा इन एरियाज के ऊपर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, इंग्लिश ऐसे पर, करंट अफेयर पर, पाकिस्तान अफेयर्स पर, सोशल साइंसेज के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो जर्नल कैटेगरी जो है, जर्नल पोर्शन जो है उसके जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप की जाएगी और आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच के ऊपर फोकस किया जाएगा। ये दोनों अल्टीमेटली पूरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपकी हेल्पफुल रहेगी हर सब्जेक्ट के अंदर एंड स्पेशली इंग्लिश ऐसे के अंदर एंड फाइनली फिर आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। सो जी, ये रहा आपका टुडे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन। इस लेक्चर के अंदर हम एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे 1, 2 एंड 3। ये है आपका एडिटोरियल वाला सेक्शन, ये आपका इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। बाकी जो आपका ओपिनियन वाला सेक्शन है इज द सेम फैशन, 1, 2, 3 एंड 4 इनका भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एंड द प्राइस इज वेरी मच लो, लेस देन द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है वो टुडे ये वाला लेक्चर है, इसका पीडीएफ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। 3 चैप्टर बना देंगे अपनी मर्जी से, जो चाहे सुन सकते हैं। कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ पेन फैमिली कमेंट करके आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। और ये छोटा सा क्वेश्चन है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट विद द असिस्टेंस ऑफ, किस मुल्क की मदद से हमने जो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बनाया था। उस कंट्री का नेम जो है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर नहीं पता तो फिर आपको पता कर लेना चाहिए। फर्स्ट ओपिनियन एडिटोरियल, टैकलिंग डेट, कर्जे को कैसे टैकल करना है जी। तो पहले देख लें जी, इसके इस एडिटोरियल के अंदर जो है डिस्कस किया जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्पेशल जो है एक ही चीज को, और वो है आपका डेट, यानी कि आपका कर्जा कितना है, आपका उधार कितना है, वो डिस्कस किया जाएगा। तो पहले देख लें उधार है कितना। एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल डेट से मुराद ये है कि जो हमने बाहर के मुल्कों से, अपनी बाउंड्री से बाहर बाहर जो चीजें हैं उनसे जो लिया है वो कितना है, $124.6 बिलियन। ठीक है ना, डबल हो चुका है, एज नियरली डबल टू दिस। और जो हमारा है जी डोमेस्टिक, जो हमने अपने घर वालों से यानी कि अपने जो बैंक्स वगैरह हैं उन्हीं से गवर्नमेंट ने ले लिया है, वो 6 फोल्ड जो है वो इंक्रीज हो चुका है 2011 तक, और वो है $146.4 बिलियन। और इस तरह से अगर हम इसको टोटल आपका जो एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक जो है ना लोन्स एंड लायबिलिटीज, वो बढ़ चुकी हैं फ्रॉम $145.7 बिलियन से $271 बिलियन। यानी कि वो बता रहा है कि कितना बढ़ गया, यानी कि पहले इतना था और अब इतना हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको ये है जी, इतने पैसे हमने देने हैं, कुछ घर वालों के कुछ बाहर वालों के। बाहर वालों से मुराद है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपके चाइना, आपके गुल्फ कंट्रीज, आपका सऊदी अरेबिया, जो भी बाहर से आपको देता है। और डोमेस्टिक से मुराद है घर वालों से, यानी कि जो हमारे अपने बैंक्स हैं उनसे भी हमने, गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जे ले लिए हैं और वो भी हमने देने हैं। तो इन दोनों को मिला चला के जो आपका बनता है $271 बिलियन बनता है। और अभी आपको जो पिछली $3 बिलियन जो है आईएमएफ ने आपको दी थी, और अब आगे जो प्लान नई गवर्नमेंट करेगी वो $6 बिलियन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं कि इतने पैसे हमें और मिल जाए, और टोटल आपने इतने पैसे देने हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने पैसे हमने देने हैं। अब ये हो क्यों रहा है, क्यों कर्जा जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा, कम होना चाहिए ना। तो बढ़ता इसलिए जा रहा है कि पाकिस्तान की बोरिंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स, हम जो कर्जा लेते हैं और उसको जो खर्च कहाँ पर करते हैं, यही असल मामला है। कर्जा हर कोई लेता है, बड़े मुल्क लेते हैं, लेकिन वो किसी अच्छी जगह पर उसको खर्च करते हैं ताकि डेवलपमेंट अच्छे प्रोजेक्ट्स। हम कहाँ करते हैं, हमारा फोकस होता है कंजम्पशन फोकस्ड। हम ऐसी चीजें, जैसे कि चीज ली उसको इस्तेमाल कर लिया, ऐसे काम पे इस्तेमाल किया कि जहां से आना कुछ नहीं है। जैसे पुल बना लिया, सड़कें बना ली, ये अंडरपास बना लिए, यानी कि जहां से कुछ वापस आपको रिटर्न को नहीं आना। एक तो ये है इंपोर्ट डिक्टेड इकोनॉमी है, खुद कुछ नहीं बनाना, हर चीज इंपोर्ट करनी है। यानी कि हम पहले अपने आप को कहते थे हम एग्रीकल्चरल स्टेट हैं जी,
हमारा एग्रीकल्चर हम अपने आप को कहते थे, और अब आपका हाल ये हो चुका है, इतने डिले हो चुके हैं हम हर काम के अंदर कि एग्रीकल्चर के अंदर भी हम गंदम यूक्रेन से मंगवा रहे थे, हम गंदम रशिया से मंगवा रहे थे, यानी कि दूसरे मुल्कों से हमको अब गंदम भी मंगवानी पड़ती है, वो भी हम अपने घर में अपनी पूरी नहीं कर सकते। तो इस तरह की हमारी हो चुकी है। फिर हमारा लाइफस्टाइल पंप एंड शो, मोबाइल्स हम मंगवाते हैं, कारें मंगवाते हैं, कुत्तों के लिए बिस्किट मंगवाते हैं, कुत्तों का खाना बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं। तो इम्पोर्ट एडिक्टेड हमारी इकोनॉमी है, ये है जी हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या होता है, जब इंपोर्ट करेंगे कोई भी चीज मंगवाएंगे तो फिर डॉलर बाहर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते प्रोडक्टिव सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के अंदर, ऐसी चीजों के अंदर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते जहां से कोई चीज बन के निकले और हम वो दूसरी दुनिया को बेचें और पैसे कमाएं, ठीक है। ये हो जाता है। इसका फिर रिजल्ट क्या होता है, आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो हमने सूद देना होता है एज ए शेयर ऑफ जीडीपी, और ऑल टाइम हाई, वो हमेशा बढ़ा रहता है कि जितने हम पैसे कमाते हैं उसका जो है अच्छा खासा पोर्शन जो है हम जो है इंटरेस्ट में दे देते हैं। असल कर्जा तो लेता है, हमारा इंटरेस्ट ही बहुत बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इस कर्जे के जो आप डेट लेते हैं, इसके कंसिक्वेंस क्या है, आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, आपकी जो पब्लिक स्पेंडिंग्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ऑन एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप क्या कम पैसा खर्च कर सकते हैं। फिर जब आप लोग कर्जे ओरिएंटेड हो जाती हैं, हर चीज आपने उधार लेके करनी है, तो फिर थोड़े काम ही आप कर सकेंगे, बहुत ज्यादा काम आप नहीं कर सके। अब इससे जान कैसे छुड़वाई जा सकती है, इस कर्जे से, इस डेट जिसमें हम फंसे हुए हैं, इससे कैसे हम अपने पाकिस्तान को आजाद करवा सकते हैं। तो इसका एक ही हल है, आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। और जितनी दफा मैं अपने रिवाइज कर बता चुका हूं ना बार बार, अब तो आपको जब मैं रिफॉर्म्स का नाम लूं ना तो फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए। हम ओपिनियंस के अंदर, खास तौर पर एडिटोरियल्स के अंदर जहां जहां आता है, तो मैं हमेशा रिपीट करता हूं पुरानी चीजों को भी, ताकि आपके जहन में ये फिक्स हो जाए, चीजें वही हैं, बार बार वही आनी है, ठीक है ना। तो ये कम ही आपको नोट्स वगैरह के अंदर मिलती हैं जो आपके मार्केट में होते हैं। तो ये है लेटेस्ट चीजें। तो रिफॉर्म्स आपने करनी कहाँ पे, टैक्स रिफॉर्म पहले तो करनी है कि टैक्स का जो ब्रोडन द नेट, ठीक है ना, बढ़ाना है टैक्स नेट। वो कैसे बढ़ेगा, वो ये नहीं करना कि जो है आम लोग हैं उनके ऊपर क्या कर दो कि 45% गैस का बिल और बढ़ा दो, बिजली की कीमत और बढ़ा दो, ये नहीं। टैक्स नेट बढ़ाना है रियल एस्टेट, वो वाले सेक्टर जिनके ऊपर नहीं टैक्स लगा वहां लगा दें, एग्रीकल्चर, और सब्सिडीज बंद कर दें अमीर लोगों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, ये काम करें। बूस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो 15 to 20% अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो जो आने वाले अपने महीनों में बढ़ाएं। और कट कर दें वेस्टफुल स्पेंडिंग्स, उन कामों के ऊपर जो फजूल है, जहां से फायदा कोई नहीं हो रहा, उन पे कम पैसा खर्च करें। और आपकी जो प्राइवेटाइज कर दें लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस, जैसे आपकी जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है, आपकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, आपका पाकिस्तान रेलवे है, इनको प्राइवेटाइज कर दो। पल्ले से आपको पड़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको इनको पैसे लगा लगा के हर महीने लॉस में जा रहे हैं, जब लॉस में जा रहे हैं तो छोड़ दो ना, प्राइवेटाइज कर दो, जो कमा सकता है कमा ले, इससे आपसे नहीं कमाए जा रहे तो आपके पास इतने पैसे तो है नहीं है कि आप इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। और इसके अलावा जो है न्यू सेटअप इन एक्सपेक्टेड ड्रास्टिकली इंप्रूव द बिजनेस इन्वायरमेंट को जो है ना वो इंप्रूव करें, ताकि आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ सके और आप एक्सपोर्ट कर सके। अब बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे होगी, बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए आपको पहले तो चाहिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर आपको चाहिए सुकून, पीस, जो कि सिक्योरिटी आपकी स्ट्रांग होगी, टेररिज्म खत्म होगा तो आपका पीस आएगा। अपने जो मोहल्ले, अपने जो आपके नेबर्स हैं, हमसाए हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ईरान है, उनके साथ प्यार मोहब्बत वाला सलूक बनाएं, ताकि सुकून रहे आपके मुल्क में, टेररिज्म की वेव खत्म हो जाए, ताकि आपके मुल्क में आते हुए लोग डरे नहीं। उसके बाद वहां पर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर इंडस्ट्री लगेगी, फिर आप चीजें बनाएंगे, फिर चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर डॉलर आएगा, फिर उस डॉलर से आप भी जो मर्जी ले लें। लेकिन ये साइकिल आपके मुल्क में चलता नहीं है, आपको बस चीजें चाहिए, तो फिर उसके लिए फिर डॉलर तो होता नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास बेचने के लिए कोई अल्टरनेट चीज नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं और फिर अपनी चीजें जो है खरीदते हैं। तो उससे कर्जा बढ़ता जाता है और बढ़ता ही जाता है, और आपको बार बार आईएमएफ के पास जाना चाहता है पड़ता है। पेपर पर्सपेक्टिव में इकोनॉमी को डिस्कस किया, डेट कितना है वो बताया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और रिफॉर्म्स जो छोटी मोटी जरूरी हैं वो आपके साथ इसके अंदर डिस्कस की। नेक्स्ट है जी इम्प्रिजन अब्रोड, बाहर के मुल्कों में, जो आपके पाकिस्तान से बाहर दूसरे कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पर आपके जो पाकिस्तानी भाई जेलों के अंदर है उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो लिखते क्या है कि 23,000 पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में अब्रोड जो है वो जेलों के अंदर हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया के अंदर हैं, और उनके ऊपर जो सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह, एमिरेट्स वगैरह में है,
वहां पर जो है उनके ऊपर ड्रग के चार्जेस हैं। ग्रीस में कुछ रहे, ग्रीस वाले जो आप इमिग्रेशन के जहाज इनके गलत तरीके से इलीगल पाथ को इस्तेमाल करते हुए आप यूरोप जाते हैं, ग्रीस जाते हैं, उनके ऊपर ये चार्जेस हैं। इंडिया में कुछ हैं आपके जो भाई कैदी, उनके ऊपर जो फिशरमैन ज्यादा हैं, उन्होंने मैरीटाइम मैरीटाइम कहते हैं जो समुद्र वाली जो होती है बाउंड्री, उसको वायलेट किया है उन लोगों ने। तो ये सारे के सारे आपके पाकिस्तानी बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर कैद के अंदर हैं। अब ये इनके अंदर वहां पर इनको प्रॉब्लम्स क्या है, इनको जो है ना ड्यू ट्रायल असेस नहीं है कि इनका जो फेयर ट्रायल वहां पर किया जाए। इम्पार्शियल ट्रांसलेटर नहीं है, जैसे सऊदी अरब में तो हर किसी को जुबान तो नहीं आती, तो इनको ट्रांसलेटर नहीं है, काउंसलर नहीं है, वकील वगैरह नहीं है इनके पास प्रॉपरली, तो फिर ये अपना केस अच्छे तरीके से लड़ नहीं पाते और इनको फिर सजा हो जाती है। अगर ये सहूलतें इनको दे दी जाए तो फिर इनका केस जो है अच्छे तरीके से जो है उसका ट्रायल होगा और इनको कम से कम सजा होगी। इसके साथ साथ एक और काम हो सकता है, यूनिफॉर्म काउंसलर प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें यह है कि अगर सऊदी अरब में किसी को 5 साल की कैद हो गई है तो उसको आप पाकिस्तान भेज दें, तो पाकिस्तान में उसको 5 साल की कैद अपनी पूरी कर ले। यहाँ पर यह फायदा हो जाएगा कि वो अपने घर वालों के साथ मिल सकेगा और उस तरह के मामला हो सकेंगे। तो ये वाली पॉलिसी के ऊपर वो कहता है अमल हो सकता है। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के जो प्रिजनर्स हैं जो बाहर के मुल्कों में आउट ऑफ द स्टेट जो है कैदी हैं, उनकी जो हालात वाकयात आपके साथ डिस्कस किए। व्हाट नेक्स्ट फॉर पीटीआई, पीटीआई की अब ये नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट उसके लिए फिर यही कोशिश कर रही है पीटीआई, लेकिन ये मुश्किल है। विक्ट्री का निशान उन्होंने बना तो लिया है और सुन्नी इत्तेहाद के साथ कोशिश कर रहे हैं और विक्ट्री हासिल करने की जंप तो इमरान खान साहब लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट बना लें, बट इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। इम्पॉसिबल क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान स्पीकर जो है आपकी नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कोalition गवर्नमेंट बना ली है और पीटीआई को अब अपोजिशन के अंदर बैठना पड़ेगा। पीटीआई सिर्फ केपीके के अंदर गवर्नमेंट उसकी सिक्योर है, पंजाब और इस्लामाबाद में वो क्लेम तो कर रही है कि अखलाकी तौर पर मेरी बनती है, लेकिन अखलाकी तौर पर काम नहीं चलता। अखलाकी तौर पर वो इस तरह कह रही है कि रिगिंग हुई है, रिगिंग चैलेंज किया हुआ है उसने, और अगर उसको सीटें मिल जाती हैं तो फिर वो बना लेगी, लेकिन अभी तक मोरल बेसिस के ऊपर तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट नहीं ना बनती। तो अभी जो बनती नजर आ रही है वो इन इन दोनों की बनती हुई नजर आ रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ उसने इसलिए इस तरह किया था अपने, ताकि जो रिजर्व सीट है 70, जिसमें से 60 वुमेन्स की हैं और 10 किसी की हैं माइनॉरिटीज की, इसमें से उसको परसेंटेज क्या है मिल सके, लेकिन वो भी मिलती हुई मुश्किल से ही मिलेगी, इसको मुश्किल नजर आ रही है। हाँ, अपोजिशन के अंदर जो है अब अगर पीटीआई आती है तो उसको अब लीडरशिप की जरूरत है, ताकि वो एक स्ट्रांग लीडरशिप हो और वो अहम किरदार अदा कर सके। तो बहरहाल ये इमरान खान आपके सामने है, गवर्नमेंट बनाने के लिए इसने सुन्नी से इत्तेहाद किया, इत्तेहाद कौंसिल के साथ ये मिले ताकि रिजर्व सीट इसको मिल जाए और उसके बाद गवर्नमेंट ये बना सके वहां पर। लेकिन फिलहाल जो है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये दोनों मिलकर पीडीएम 2.0 बनाने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान और उसकी डेमोक्रेसी जो है अभी कहाँ पे खड़ी है और कहाँ गवर्नमेंट बनने जा रही है। सो जी, ये रहा आपका टू डे जो एडिटोरियल्स वाला सेक्शन है, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।